हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक के जो वन लाइनर प्रश्न है और पूरे डिटेल्स में दिया गया है उसे हम पढ़ेंगे। यह जो है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों के लिए ये काम करेगा इसमें। तो यह एग्जाम जो है रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, एसआई, कांस्टेबल, बीपीएससी, यूपीएससी, टीईटी और अदर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉलिटी का है और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को हम देखेंगे और इस टॉपिक में एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और इसमें जो टॉपिक है संविधान शब्द का अर्थ एवं शासन के अंग। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या जो दिया गया है। किसी संगठन के संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस संगठन का संविधान कहा जाता है। आगे है, सामान्य रूप से संविधान शब्द का आशय किसी देश के संविधान से होता है। किसी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रहित रूप को उस देश का संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी संहिता है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों नागरिकों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान देश में साथ रह रहे विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। संविधान सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। संविधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि राजतंत्र एवं उपनिवेशवाद से बाहर निकले हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्माण किया गया और 4 मार्च 1789 में लागू किए गए। राज्य व्यवस्था शब्द के अंतर्गत किसी देश के शासन की प्रकृति, स्वरूप एवं तौर तरीका समाहित है। किसी देश के राज्य व्यवस्था का मुख्य आधार उस देश का संविधान होता है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका शासन के 3 अंग होते हैं। शासन का वह अंग जो नियम बनाता है उसे विधायिका लेजिस्लेटर कहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा होती है जिसके पास देश के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है। शासन का वह अंग जो संविधान के नियमों तथा विधायिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करता है तथा उन्हें कार्यान्वयन एवं फैसले लेने का अधिकार रखता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका पर न्यायपालिका के आदेशों को भी लागू करने का भार होता है। शासन का वह अंग जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है उसे न्यायपालिका
कहते हैं, न्यायपालिका को जुडिशियरी कहा जाता है। शासन के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है यह एक संघीय या केंद्रीय विधायिका और एक राज्य विधायिका होता है। केंद्रीय विधायिका में संसद आते हैं और संसद के जो अंग हैं वह 3 है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल आता है। इसके जो भी अंग है 3 है, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। वर्तमान में सिर्फ 6 राज्य में विधान परिषद है। संसद संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा होता है। यह प्रथम सदन होता है लोकसभा, यह निम्न सदन होता है। द्वितीय सदन या उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। लोकसभा का जो सदन का जो कार्यकाल होता है सदस्य का, वह 5 वर्ष होता है। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वह 25 वर्ष होती है। सदन का कार्यकाल अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अब राज्य विधानमंडल जो है यह 2 भाग होते हैं इसके, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। विधान परिषद को द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। विधानसभा का जो सदन का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो भी 5 वर्ष का होगा। सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होगी। उपस्थिति सभी राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्र में जो है इसकी उपस्थिति है। 3 संघ राज्य क्षेत्र जहां विधानसभा का उपबंध है वह है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब विधान परिषद को जो है द्वितीय सदन या उच्च सदन कहते हैं। सदन का जो कार्यकाल होता है वह स्थायी प्रवृत्ति का सदन होता है। यह सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। वर्तमान में 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। किसी राज्य में इसका सृजन या उत्पादन किया जा सकता है। आगे है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है इसके 2 भाग हैं, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं और मंत्री परिषद। राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। न्यूनतम आयु इनका जो है वह 35 वर्ष होता है। अब इधर मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद मंत्रियों की श्रेणियां, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री के 2 भाग हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में। सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति होते हैं। मंत्री परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य कार्यपालिका के 2 भाग हैं, एक राज्यपाल और मंत्री परिषद। राज्यपाल के जो है संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। मंत्रियों की श्रेणियों में यहाँ पर मंत्री 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य जो मंत्री होंगे वह कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में होंगे और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में होंगे। सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होंगे और मंत्री परिषद के प्रमुख जो होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। अब है न्यायपालिका। न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और निम्न या अधीनस्थ न्यायालय।
भारत राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट है, अतः यहाँ शासन मुख्य रूप से दो स्तर केंद्र संघ एवं राज्य संघ प्रांत पर स्तर है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में केंद्रीय विधायिका को संसद तथा प्रांतीय विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है। केंद्रीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि प्रांतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। दोनों स्तर पर संवैधानिक कार्यपालिका प्रमुख के सहायक के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। भारत के न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे राज्यों में उच्च न्यायालय तथा सबसे निम्न न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जिला और सत्र न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। भारतीय संविधान शासन के विकेंद्रीकरण की अवधारणा पर स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं का उपबंध भी रखता है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को नगर निकाय नगर पालिका व्यवस्था कहा जाता है। ये टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। अब दूसरा टॉपिक देखिए कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। सत्रह सौ चौसठ ईस्वी के बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजी कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल सूबा, बिहार और उड़ीसा शामिल का दीवानी अधिकार प्राप्त किया। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल सूबा में द्वैध शासन का काल रहा। इस द्वैध शासन काल में बंगाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई थी। दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्तीय सहायता की मांग की। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त समिति बनाई, जिसके रिपोर्ट पर तत्काल द्वैध शासन समाप्त करने की सिफारिश की। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक विधेयक की प्रस्तुत किया गया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में जाना जाता है। 1773 ईस्वी में 1858 ईस्वी के एक्ट के पहले तक के जितने एक्ट आए उनसे ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर विभिन्न रूप से नियंत्रण एवं ब्रिटेन के पक्ष में भारत में शासन व्यवस्था के रूप को बनाया रखा गया। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज के शासन को प्रारंभ किया गया। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम से 1947 ईस्वी के पूर्व तक के अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी शासन को बचाए रखने का प्रयास करती रही। अतः अंततः 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत की स्वतंत्रता निश्चित हुई, साथ ही साथ भारत विभाजन का दंश मिला। सत्रह सौ 73 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश कंपनी तथा भारत शासन से संबंधित ब्रिटिश संसद से बने अधिनियमों को भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने तक के रास्ते के विभिन्न पड़ावों के रूप में देखा जाता है। ये सभी एक्ट भले ही भारत के लिए पूर्णतः सकारात्मक एवं सुधारात्मक कदम तो नहीं थे, परंतु इनसे भारत की शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विधायी प्रक्रिया से जुड़ सकी थी।
ब्रिटिश संसद से भारत के संदर्भ में पारित विभिन्न अधिनियमों की सूची एवं शीर्षकार रूप में मुख्य प्रावधानों सहित उनकी प्रस्तुतिकरण अग्रलिखित रूप में है। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, संशोधन या समाधान अधिनियम 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, संशोधन अधिनियम 1786, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद के रूप में स्थापित किया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। इस प्रकार के प्रथम परिषद के प्रथम 4 सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन तथा बारबेल। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में कुल 5 सदस्य थे, जिसमें एक गवर्नर जनरल जो की अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा युद्ध या संधि करने का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी को दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश का भी प्रावधान किया गया। अन्य 3 न्यायाधीश थे लिमेंस्टर, चेम्बर्स तथा हाइड। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेने, रिश्वत लेने तथा निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया। कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स में कुल 24 सदस्य शामिल थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 1/4 सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष पूरा होगा तथा वे कम से कम अगले 1 वर्ष तक पुनः डायरेक्टर नहीं चुने जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी की धन संबंधी रिपोर्ट ब्रिटिश अर्थ मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेक्चर एक्सचेक्योर को तथा सैनिक और राजनीतिक मामलों से संबंधित रिपोर्ट ब्रिटिश विदेश मंत्री को देनी होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त प्रशासन का संचालन 2 संस्थाओं, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स तथा कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा होता था। बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स कंपनी के साझेदारों की आम सभा थी। बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चयन किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में मत देने की योग्यता कंपनी में 500 पाउंड के अंशधारक के स्थान पर 1000 पाउंड का अंशधारक होना आवश्यक किया गया। संशोधन अधिनियम 1781, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए वर्ष 1781 में एक एक्ट आया, जिसे संशोधन अधिनियम 1781 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 या सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से जाना गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसके परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के बीच संबंध एवं अधिकारों को स्पष्ट करना था।
इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्यों को उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण से पृथक किया गया। इस अधिनियम से यह निश्चित हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय तथा कंपनी सरकार को भारत के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के निर्देश दिए गए। इस अधिनियम द्वारा यह कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल परिषद के पास होगा कि उच्चतम न्यायालय के पास। इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता के निवासियों के मामले को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण पर पृथकता लाई गई। इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह नियंत्रण मंडल कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया, जबकि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी के सिर्फ वाणिज्यिक मामलों के लिए उत्तरदायी रह गया। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना तय किया गया। इस बोर्ड के कुल 6 सदस्यों में 2 सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री तथा एक विदेश मंत्री। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य कम कर दिया गया। अब सदस्य की संख्या 3 रह गई। संशोधन अधिनियम 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पूर्व यह शर्त रखी थी कि उसे अपनी परिषद के निर्णयों को आवश्यकता पड़ने पर अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाए तथा मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल में समाहित की जाए। कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को स्वीकार किया गया। अतः 1786 के अधिनियम के मुख्य 2 प्रावधान ये थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपने परिषद के निर्णयों पर वीटो करने का अधिकार होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद में मुख्य सेनापति पद की शक्ति भी निहित होगी। चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम आदेश पत्र 1793 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार से थे। पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 1786 के अधिनियम द्वारा कॉर्नवालिस को प्रदत्त परिषद के निर्णयों पर वीटो करने की शक्ति के बाद के गवर्नर जनरलों के लिए भी जारी कर रखने का उपबंध किया गया। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल के परिषद में तब तक सदस्य नहीं होगा जब तक इसके लिए वह नियुक्त न किया जाए, अर्थात मुख्य सेनापति स्वतः गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति एवं गवर्नरों की नियुक्ति में सम्राट की स्वीकृति ली जाए। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व पर भारित किया गया। अब है आगे चार्टर 1813। चार्टर 1813 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार से थे। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार तथा चाय के व्यापार के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जारी रखा गया। इस एक्ट द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का अवसर उपलब्ध कराया गया। इस एक्ट ने अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। इस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म प्रचारों को भारत में धर्म प्रचार करने की औपचारिक रूप से अनुमति प्रदान की गई। इस एक्ट द्वारा कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई, जो पश्चात ज्ञान विज्ञान पर खर्च करने पर का निर्णय लिया गया। इस एक्ट द्वारा भारतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। ये सारे के सारे प्रावधान जो थे वह चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत
थे। अब चार्टर एक्ट 1833 को देखिए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान: बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद के रूप में स्थापित किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त किया गया। फलतः कंपनी में भारत ब्रिटिश क्राउन की ओर से सिर्फ शासकीय शक्ति के रूप में बना रहा। कंपनी के इस एक्ट से अगले 20 वर्षों के लिए अपने अधीन प्रदेशों पर शासन के अधिकार का विस्तार मिला। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। ऐसे प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी। भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया था। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल को एक भारतीय विधि आयोग इंडियन लॉ कमीशन गठित करने का अधिकार दिया गया। इस आयोग को तत्कालीन न्यायालय के क्षेत्राधिकारों और विधियों का संहिताकरण करना था। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। भारत में दास भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत में विधायी प्रक्रिया को केंद्रीयकृत किया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। आगे है चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को पृथक किया गया। इस अधिनियम द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्यों को ब्रिटेन के राजा द्वारा मनोनीत किया जाना तय किया गया। 1853 के चार्टर के अधीन 1854 से भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद गवर्नर जनरल का विधायी परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। प्रत्येक प्रांत से एक सदस्य। इस अधिनियम द्वारा कंपनी शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई। इस अधिनियम ने कंपनी के शासनकाल का विस्तार कर दिया, लेकिन अवधि निश्चित नहीं की गई। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सम्राट को इंग्लैंड के एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया, जिसका कार्य भारतीय विधि आयोग के द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करना और सुझाव देना निर्धारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का उपबंध किया गया। F.J. हैलिडे 1854 में बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के मुख्य प्रावधान: भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा उसके समस्त अधिकार भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया। भारत सचिव अनिवार्य रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परामर्शदात्री मंडल भारत परिषद होगी। भारत सचिव भारत परिषद का अध्यक्ष होगा। भारत सचिव को भारत मंत्री भी कहा गया। गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किया गया, अतः उसे वायसराय कहा गया। वायसराय पद की शुरुआत 1858 के अधिनियम से हुआ। आगे है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के मुख्य प्रावधान: इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अपने विधायी परिषद केंद्रीय विधान परिषद में
न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। ऐसे मनोनीत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस परिषद एक्ट द्वारा अध्यादेश को लागू बिन स्वीकृति के 6 माह तक रहता था। 1861 के भारतीय परिषद की कमी के रूप में एक कमी यह दिखाती है कि इस अधिनियम से वायसराय के विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया, परंतु उन्हें न तो प्रश्न पूछने का अधिकार था, न ही बजट पर बहस करने का अधिकार था। इस अधिनियम की दूसरी कमी यह दिखाती है कि प्रांतीय विधान परिषद द्वारा बनाए गए नियमों पर वीटो का अधिकार गवर्नर जनरल वायसराय को था। भारत में बने किसी भी नियम को ब्रिटिश संसद अमान्य घोषित करने का अधिकार धारण करती थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मुख्य प्रावधान: केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, परंतु सरकारी सदस्यों की बहुमत बनी रही। इस अधिनियम द्वारा विधायी परिषदों, केंद्रीय एवं प्रांतीयों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए निर्वाचन पद्धति और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू किया गया। इस अधिनियम में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, उसके स्थान पर चयनित शब्द का। इस प्रकार 1892 को परिषद एक्ट द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुआ। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन वायसराय द्वारा प्रांतीय विधान परिषद एवं बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अनुशंसा पर किया जाएगा, तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन गवर्नर द्वारा जिला बोर्डों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालय, वाणिज्य संगठन एवं जमींदारों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इस परिषद एक्ट द्वारा सामान्य विषयों पर प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, जबकि बजट पर केवल प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, न ही मतदान कर सकते थे। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम पर तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले एवं तत्कालीन वायसराय मिंटो का विशेष प्रभाव था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रमुख प्रावधान: केंद्रीय विधायी परिषद एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में सदस्य की संख्या का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई। 1913 में 69 कर दिया गया। केंद्रीय विधायी परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत जारी रहा। प्रांतीय विधायी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत स्वीकारा गया। गवर्नर जनरल वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय सदस्य रखने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए, उन्हें कानूनी सदस्य बनाया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के सदस्य को बहस करने में भाग लेने, प्रश्न पूछने के अलावा पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर संकल्प प्रस्तुत करने तथा सार्वजनिक हितों पर सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि प्रत्येक स्थिति में गवर्नरों एवं गवर्नर जनरल को सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार था। व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली को प्रस्तुत किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस पृथक प्रतिनिधित्व द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए गए जाएंगे। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को कानूनी रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, निगमों एवं जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत सचिव, चेम्सफोर्ड वायसराय। भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान प्रमुख हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया।
केंद्रीय सूची और राज्य सूची में विषयों को बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया गया। अब मुस्लिमों के अतिरिक्त सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को अपनाया गया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर का सृजन किया गया। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं द्विसदनीय विधायिका को बनाया गया। केंद्रीय विधायिका में उच्च सदन, राज्य परिषद को एवं निम्न सदन विधानसभा को कहा गया। संपत्ति कर एवं शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। वायसराय के कार्यपालिका परिषद के 6 सदस्यों में 3 सदस्य आवश्यक रूप से भारतीय हों। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसी के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 में सिविल सेवकों के चयन के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को पृथक किया गया, अर्थात प्रांतीय विधायिका को अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया। अधिनियम लागू होने के 10 वर्षों के बाद इसके प्रभावों की जांच करने एवं उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा, यह उपबंध किया गया। प्रथम बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह अधिनियम एक लंबा एवं विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 10 अनुसूचियां, 321 धाराएं थी। इस संविधान के भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित मुख्य बातें। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस भावी संघ में ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों एवं देशी रियासतों को शामिल होना था। इस प्रस्तावित संघ में देशी रियासतों को शामिल होना उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। फलतः यह संघ उस समय अस्तित्व में नहीं आ सका। शासन के विषयों को केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची एवं संवर्ती सूची में बांटा गया। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 एवं संवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति एवं उत्तरदायी शासन, पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। रक्षा, निर्देश, धर्म और जनजातीय विषयों को आरक्षित किया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को। केंद्रीय लोक सेवा आयोग अधिनियम 1919 द्वारा प्रावधानित के अतिरिक्त राज्य लोक सेवा आयोग एवं 2 या अधिक राज्यों, प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में से 6 राज्य बॉम्बे, बंगाल, बिहार, असम, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव की परिषद को समाप्त करते हुए भारत सचिव को सलाहकारों की एक टीम प्रदान की गई। इस अधिनियम के आधार पर 1937 के चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। इस चुनाव में 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत को प्राप्त किया। कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार बनाने में सफल रहे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्ति की घोषणा किया गया। इस एक्ट के द्वारा 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को क्रमशः पाकिस्तान और भारत 2 स्वतंत्र राष्ट्र विश्व के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। इनके नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा।
इन दोनों राज्यों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 से देशी रियासतों पर भी ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल होने की या अपनी स्थिति को तटस्थ रखने का अधिकार होगा। भारत सचिव एवं उनके सहयोगी सलाहकारों का पद समाप्त किया गया। ब्रिटिश सरकार की तब की भारत समाधि की उपाधि समाप्त कर दी गई।